क्लास 11th केमिस्ट्री का आपका पेपर है 16 सितंबर को, है ना। आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, है ना। जैसा कि हमने बायोलॉजी में जो जो क्वेश्चन आपको बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और आपने पेपर अच्छा किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये वाला चैप्टर आना है, पहले वाला चैप्टर फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है, इससे जो जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो 2 अंक के जो क्वेश्चन इससे बताऊंगा मैं, 2 अंक के 3 अंक के सारे क्वेश्चन बता दूंगा इस चैप्टर के, और सारे जो जो चैप्टर आने हैं सभी के पूरे कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो ये सभी कंप्लीट करके आप अच्छा स्कोर त्रैमासिक परीक्षा में कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको कर लेना है, सीमांत अभिकारक क्या है। देख सकते हैं सीमांत अभिकारक वह अभिकारक है जिसमें एक अभिकरण की मात्रा जो होती है दूसरे अभिकरण की मात्रा से अधिक होती है, अतः वे अभिकारक जो अभिक्रिया में प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उत्पादक की मात्रा को सीमित करते हैं, है ना। ऐसे अभिकारक जो अभिक्रिया में प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं सीमांत अभिकारक। सीमांत सीमित ये रिलेट कर रहे हैं ना क्वेश्चन वर्ड एक दूसरे से, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये 2 अंक की क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको अगला क्वेश्चन, ये वाला बिल्कुल भी मिस मत कर देना। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रसायन विज्ञान में किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो बताता है कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु हैं तथा उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात क्या है। ये आपका आंसर रहेगा सेकंड क्वेश्चन। ये वाला आपको याद करना है, 2 अंक के रूप में बन सकता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से रहेगा मूल संकल्पना, है ना। मूल संकल्पना क्या है ना। इसका आंसर याद रखेंगे, हम एक प्रकार की 12 वस्तुओं के समूह को 1 दर्जन कहते हैं। ये पूरा इसका आंसर दिया गया है, आप इसका आंसर जरूर से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है आपका मोल और अवोगाड्रो संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मोल और अवोगाड्रो संख्या। 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार लगभग 32 ग्राम होता है। पूरा आंसर दिया गया है। अवोगाड्रो संख्या के बारे में जानेंगे, यहाँ पर दिया गया है आपको। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं आपके, है ना, तो इन्हें याद रखिएगा। ये आपको ये तो याद रखना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 ऑक्सीजन परमाणु बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन जरूर से याद रखेंगे, है ना, क्योंकि एक मुझे लगता है कि ये पूछा गया है एक आध बार, है ना। तो ये जरूर से याद रखेंगे। आपको ये जो जो पॉइंट होते हैं ना छोटे छोटे, ये मैं बीच बीच में बताता जाता हूँ ताकि आप कंप्लीट कर पाएँ। ये परमाणु संरचना सेकंड चैप्टर ये आपका पूछा जाना है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो जो इसके क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। मैंने आपको सभी इसी प्रकार से बायो के कंप्लीट करवाए थे, इसी प्रकार से हिंदी के सभी के आपके पूछे भी जाते हैं, मैं आपको जो बताता हूँ। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना है। जो भी छात्र नए हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मैं पेपर से 10-15 मिनट पहले, यानी कि आध घंटे के मतलब पहले ही मैं आपको कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो कि पेपर में आते ही आते हैं। तो जरूर से ज्वाइन करें। देख सकते हैं 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। आंसर रहेगा आपका 2 अंकीय क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सा आंसर रहेगा। देखिए 1 ग्राम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, याद रखिएगा। आप इसे हाईलाइट करके रखें, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का भार, चलिए मैं ही हाईलाइट कर देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन का भार यहाँ पे होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। आंसर याद रखेंगे, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का भार 1 ग्राम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसका बनेगा आपका, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 pm हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे सकता हो, है ना, दे के फोटोन की संख्या बताइए। तो इसमें फोटोन की संख्या आपको ज्ञात करनी, कैसे निकालेंगे, संख्या को n से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या निकल चुकी है और ये आपका आंसर है। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आगे आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम लिखिए, है ना। इसे जरूर से कंप्लीट कर लेना है हुंड के नियम को, है ना। इसका लॉन्ग क्वेश्चन अगर बना 5 नंबर का, तो उदाहरण के साथ इसको आपको लॉन्ग टाइप में समझाना होगा। लेकिन अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन बना, 2 अंक के क्वेश्चन बना कि हुंड का नियम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है हुंड का नियम लिखिए, तो इसको समझाने में आपको आसानी होगी। इसके तीनों जो पॉइंट कहते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, 1-2 पॉइंट दिए गए हैं इसके, इन्हें समझिए और ये आपका आंसर पूरा रहेगा हुंड के नियम का। और साथ ही मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी याद रखना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा अगला, है ना, 14 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। लेकिन आपका अगला क्वेश्चन है पदार्थ की द्वैती प्रकृति क्या है ना। इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, द्रव्य की प्रकाश की द्वैती प्रकृति क्या होती है। इसका आंसर दिया गया है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनता है, 4 अंकीय के रूप में क्वेश्चन बनता है ना। डी ब्रोगली समीकरण, क्योंकि डी ब्रोगली समीकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा आपका पूरा आंसर इसका,
है ना। यहाँ तक इसका आंसर रहेगा, है ना। यहाँ तक दिया गया है आपको, ये डी ब्रोगली समीकरण दिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, एक वाक्य में दे दिया, अब बताओ क्या करोगे, यहाँ पे याद रखेंगे, है ना, डी ब्रोगली समीकरण। तो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये याद कर लेंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत याद रखिएगा। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, 2 अंक में बन सकता है, 2 अंक का ही आएगा, इसका बड़ा नहीं आएगा। ऑफ-बाउ सिद्धांत किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, ऑफ-बाउ सिद्धांत किसे कहते हैं। तो आंसर दिया गया है निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। किन सिद्धांत पर आधारित है, देखिए n+1 ये वाला क्वेश्चन बनता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे दिया गया है ना, इसके नीचे दिया गया है, ये जिस उस उपकोष के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन उस पहले उसी में भरता है ना। जिसमें n+1 का मान न्यूनतम हो, अधिकतम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाकर बैठेगा। मुझे तो यहीं पर रहना है, यहाँ पर रहेगा। इसके बाद है आपका, जब 2 उपकोषों के लिए n+1 का मान 1 ही रहता है ना, यहाँ पर न्यूनतम है, यहाँ तो फिक्स है कि 1 ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले भरता है जिसके लिए n का मान कम हो, है ना, जिसके लिए n का मान कम हो, लेकिन उसका मान क्या है, 1 ही निश्चित हो, उसमें जाकर के भी बैठता है। यहाँ पर देखेंगे पूरा इसका दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। n+1 नियम उदाहरण के साथ समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वाला जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, इसे मिस नहीं कीजिएगा। देखिए इसका पूरा यहाँ पर दिया गया है पूरा। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कर लेंगे। आवेश का क्वांटीकरण 2 अंकीय क्वेश्चन बनता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकरण दिया गया है, आवेश का वह न्यूनतम मान, आवेश के न्यूनतम मान को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई, जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका देख सकते हैं आपका अगला चैप्टर दिया गया है, यानी कि अध्याय नंबर 3 है आपका, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों की आवर्तिता। इसके सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से इसका नंबर 8 पड़ रहा है, वरना इस चैप्टर से तो पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देख सकते हैं ये रहेगा आपका क्वेश्चन, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं, कारण बताना है। देखिए एक ही वर्ग में जितने भी तत्व दिए गए हैं उन्हें भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर ही तो एक में पटका गया है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एक ही वर्ग में, देखिए आंसर दिया गया, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसी कारण उनके जो गुण हैं वो ज़्यादातर मिल रहे हैं, उनमें ज़्यादातर समानता है, इसलिए उन्हें एक ही वर्ग में रखा जाता है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और आपको ज़्यादा इसमें झमेले में नहीं पड़ना है, बस आपको आसानी से समझ के 2 लाइन का आंसर देना है। आपका 2 अंकीय ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। अगला है परिरक्षण प्रभाव क्या है ना। स्क्रीनिंग प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। स्क्रीनिंग परिरक्षण, यह आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया एन की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वाला, एन की आयनन एंथैल्पी ओ से ज़्यादा होती है क्यों। वैसे तो मैं इसका पहले वीडियो अपलोड कर चुका था, लेकिन आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है, आप लोगों को पढ़ना नहीं है ना, याद दिलाना पड़ता है कि अब मैं डाल रहा हूँ वीडियो, ये वीडियो डल चुका है, इसको पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, है ना। तो ये रहेगा आपका, इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला चैप्टर, ये क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। आपका अगला चैप्टर दिया गया है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, ये वाला चैप्टर आना है आपका। अणु कक्षक सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर O2 अणु व Ng अणु की चुंबकीय प्रकृति की तुलना कीजिए। ये रहेगा आपका इसका आंसर। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको इसे याद रखना है, 4 अंकीय रूप में क्वेश्चन बनेगा ये। इसका पूरा आंसर दिया गया है आपको यहाँ पे। कुछ इसके सिद्धांत, इसका सिद्धांत जो है सन 1932 में F. हुंड तथा R.S. मुल्लिकन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। आणविक कक्षक का सिद्धांत F. हुंड, यानी कि हुंड का नियम तो आपने पता है, वो तो अलग है लेकिन ये अलग है ना। तो ये रहेगा आपका इसका पूरा आंसर। इसके बाद ये सिद्धांत इनके दिए गए हैं 2। अगला क्वेश्चन है VSEPR का सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या 5 अंक, है ना, कंप्लीट। देख सकते हैं पूरा आपको दिया गया है आंसर सहित इसका, तो इसे देख लेंगे आप पूरा। बेस पर VSEPR के जो आपके सिद्धांत होते हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत इसके हैं जो, वो सभी दिए गए हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, है ना।
इसके बाद देखेंगे ये सभी सिद्धांत तो दिए गए हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। कुल 6 दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट घालते जाइए। देख सकते हैं साम्यावस्था 6 नंबर का चैप्टर आना है आपका। आरोहणीय समीकरण क्या है? आरोहणीय समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ऐसे पूछ लिया अगर कि आरोहणीय समीकरण लिखिए, मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया, ऑब्जेक्टिव में मतलब एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए, आरोहणीय समीकरण लिखिए, तो आपको याद रखना है कि k बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना, ये याद रखेंगे। आपका ये आरोहणीय समीकरण है, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन करके इसे समझाया गया। तो जहाँ पे क्या 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 है, k है आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, t है आपका कैपिटल T केल्विन पैमाने पर ताप, सक्रियण ऊर्जा ये है आपकी गैस स्थिरांक का कैपिटल R है आपका। इस प्रकार से ये आपका सभी कंप्लीट रहेगा। बोल्ट्जमैन गुणांक आपका दिया गया है ई ए अपॉन आर टी। ली सातेलिय का नियम सिद्धांत लिखिए, ली सातेलिय का नियम है सिद्धांत, है ना, तो ये रहेगा इसका पूरा आंसर। आगे और कुछ आंसर इसका है तो इनका नियम यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप दाब व सांद्रण में से कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होगा जिससे परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका साम्य स्थिरांक केपी व केसी में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपको यहाँ पे इसका आंसर नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, लेकिन आपको इसका आंसर जरूर से याद कर लेना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जरूर से इसका आंसर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लिखिए। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या कहता है? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहता है दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा विलयन के तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये रहेगा ओस्टवाल्ड का नियम, इसे जरूर से याद रखेंगे, है ना। ये रहेगा आपका आंसर। सम आयन प्रभाव क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका सम आयन प्रभाव, है ना, इसका नाम ही है सम आयन। देखिए कैसे, दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम हो जाता है। देखिए जब प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन जब, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर, है ना, दुर्बल में प्रबल मिलाया जा रहा है, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में एक विलयन है ये, इसमें ये दुर्बल है, दुर्बल विद्युत, इसमें ये प्रबल का मिला दिया जाके, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन क्या है, इसका जो है इसका आयनन कम हो रहा है। यह समायन प्रभाव, इस पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे इसका आयनन कम हो रहा है, तो यही समायन प्रभाव कहलाता है। अगला आपका चैप्टर है अध्याय नंबर 7, ये पूछा जाना है रासायनिक कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। तो प्रेरणिक प्रभाव इससे क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट है। प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आंसर जरूर से याद कर लेंगे इसका। प्रेरणिक और इलेक्ट्रोमैरिक रहेंगे। प्रेरणिक के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसमें सिग्मा बंद पाई बंद किस प्रकार से दोनों में अलग अलग रहता है। देखिए प्रेरणिक प्रभाव के पॉइंट देख लीजिए, ये रहेंगे सारे 4 पॉइंट। इसके बाद इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव के 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। कार्बोकैटायन की संरचना दी गई है, आपको देख सकते हैं कार्बोकैटायन की संरचना, तो ये रहेगी आपकी कार्बोकैटायन की संरचना। कार्बोकैटायन की संरचना धनावेशित कार्बन परमाणु संकरित होता है तथा पी कक्षक रिक्त होता है, आंसर रहेगा आपका। इसके बाद आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है। नाभिक स्नेही मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये दोनों के बारे में पूछा गया है, उदाहरण सहित समझाना है। तो रहेगी परिभाषा, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति, मतलब जिन्हें इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे प्रेम है, इलेक्ट्रॉन के प्रति यहाँ पे अपनी बंधुता रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, उसका नाम ही मतलब स्नेह क्या कहलाता है, स्नेह प्रेम। इलेक्ट्रॉन से जिन्हें प्रेम है, इलेक्ट्रॉन से जो स्नेह करते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गई, और जो नाभिक से स्नेह करते हैं वो नाभिक स्नेही हो गई। परिभाषा याद रखेंगे ऐसे, इसी के शब्द में परिभाषा छुपी हुई है। नाभिक से जो स्नेह करते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। उदाहरण याद रखना है बस, परिभाषा आप भूल नहीं सकते। ये रहेंगे आपके उदाहरण सहित। आंसर है आपका प्रेरणिक प्रभाव समझाइए। इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। अंतर तो हमने इलेक्ट्रोमैरिक और प्रेरणिक प्रभाव में देखा, लेकिन अंतर आपको इसका 3 अनुप्रयोग के साथ प्रेरणिक की परिभाषा पूछिए, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सह संयोजी बंध 2 भिन्न तत्वों के परमाणु के साथ के मध्य बनता है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु या नाभिकों के मध्य में न रहकर अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्वों की ओर विस्थापित हो जाते हैं।
इस प्रकार आपको इसका पूरा आंसर देख लेना है। जो प्रेरणक प्रभाव को दर्शाते हैं हम कुछ इस प्रकार, ऐसे बाणाग्र जो होता है डैश लगा करके, ये आपने एक डैश लगाया, इसमें बाण बना दिया, तो ये रहेगा आपको। इस प्रकार से हम प्रेरणक प्रभाव को दर्शाते हैं। याद रखिएगा आंसर, क्योंकि ये अगर पूछ लिया गया कि प्रेरणक प्रभाव को कैसे दर्शाते हैं तो पता होना चाहिए, है ना। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन, और ये अन्य क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको ये कंप्लीट करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो सब कुछ होता है, लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताता हूँ, क्योंकि जो रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। और आपके लिए मैं कुछ निकाल के खास चीज़ें बता देता हूँ कि आपको ये कर ही लेना है, क्योंकि समय उतना नहीं है कि जितना आप सब कुछ पढ़ सकें। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इनके आंसर नहीं हालांकि मैं इसमें बता रहा हूँ, लेकिन आंसर के साथ मैं अगली वीडियो में बता दूंगा शायद। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, कैथोड किरणों के प्रमुख गुण लिखिए, एनोड किरणों तथा कैथोड किरणों में अंतर लिखिए, कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए, परमाणु तथा आयन में अंतर लिखिए। इस प्रकार से आप इन्हें सभी को कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बोला है कि सब्सक्राइब करेंगे, तो जिसका मन हो वो कर देगा, जिसका नहीं है मन वो नहीं करेगा। रहेंगे आपके सभी क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड कराए हैं, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक पहुंच पाती है ना। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, यही मुझे अच्छा लगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।